नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल फिलहाल में लक्षद्वीप चर्चा में आ गया है। 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, वहां कई विकास परियोजनाओं को अंजाम देने के लिए। लक्षद्वीप में भारत सरकार 1156 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करती है और यह सोच के करती है कि लक्षद्वीप को पर्यटन का हब बना दिया जाए, जैसा कि मालदीव है। ठीक है, तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री वहां कई समारोह करते हैं, बीच पर घूमते भी हैं, तस्वीरें साझा करते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मालदीव के कुछ मंत्री और प्रशासकों के द्वारा आपत्तिजनक बातें की जाती है प्रधानमंत्री को लेकर के। उसके बाद फिर क्या था, भारतीय फिल्म जगत के हस्ती, क्रिकेट हस्ती और भारतीय आम नागरिक भी इसको लेकर के प्रतिक्रिया देने लगे सोशल मीडिया पे, और लोगों ने कहा कि हमारे वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था इतनी दुरुस्त होती है, उसका पर्यटन मजबूत होता है, लेकिन बावजूद मालदीव का इतना नफरत भरा जो सोच है भारत के खिलाफ, तो हम अब मालदीव नहीं जाएंगे। लोगों ने अपने फ्लाइट कैंसिल करने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि अब हम मालदीव घूमने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि इसके जगह पे लक्षद्वीप जाएंगे या भारत का अन्य जो पर्यटन स्थल है हम वहीं पर जाकर के एंजॉय करेंगे। यह मामला तो हो गया, कल हमने इस पे पूरी चर्चा कर भी लिया था। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है आज की तारीख में कि लक्षद्वीप आखिरकार भारत का हिस्सा बना कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 1947 में भारत आजाद होता है तो आजादी के साथ ही एक विभीषिका भारत को देखने को मिलता है। वह होता है कि भारत का बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान एक नया राष्ट्र बन जाता है। एक तरफ जहां पर पाकिस्तान और पूर्वी हिस्सा में अगर देखेंगे तो वह बांग्लादेश वाला हिस्सा, उस समय वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो उसके बाद यह था कि कई सारे देशी रियासत थे, सभी को यह अधिकार दिया गया था, या तो भारतीय ध्वज के नीचे रह सकते थे या फिर पाकिस्तानी ध्वज के नीचे जा सकते थे, या फिर वह एक स्वतंत्र राष्ट्र भी रह सकते थे। 550 से अधिक देशी रियासत था उस वक्त। इन सभी देशी रियासतों को भारतीय ध्वज के नीचे लाना अपने आप में एक मुश्किल काम था, और इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहां पर यह बात समझना होगा कि 550 से अधिक देशी रियासत, तो ध्यान इस पर था, इसीलिए लक्षद्वीप जो है कहीं पीछे छूट गया था। और यहीं पर लक्षद्वीप पर फिर से एक बार पैनी निगाह पड़ती है मोहम्मद अली जिन्ना की। वो चाहते हैं कि लक्षद्वीप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, अभी तक भारत का नजर उस पर नहीं पड़ा है। तो इस आज की जो पूरी चर्चा है, हम ये देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस तरह से लक्षद्वीप को पाकिस्तान के चंगुल से भारतीय सेना ने खींच लिया, और आज लक्षद्वीप जो आपको भारत में दिख रहा है, संभव होता कि थोड़ी सी देरी हो जाती तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता और भारत के लिए सिरदर्द का सबब बन जाता। तो लक्षद्वीप भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसका इतिहास क्या रहा है, या भारत का हिस्सा कैसे बना, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक महत्व क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक देखिए, कैसे बना लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग। मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरी तरफ लक्षद्वीप को भारत का अभिन्न अंग बनाने वाले, जिनको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, उस समय के हमारे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये लक्षद्वीप का खूबसूरत सा जगह। तो चलिए इस पर, अब जैसा कि मैंने कहा कि अखबारों की कटिंग अगर देखेंगे, न्यूज चैनल पर अगर आप देखेंगे, तो हर जगह प्रधानमंत्री का विजिट जो हुआ था लक्षद्वीप को लेकर के, वह चर्चा में बना हुआ है। अब लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बनता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इसको लेकर के चलते हैं। आप शुरुआत से समझिए कि लक्षद्वीप आखिर चर्चा में आया कैसे। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को देखेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से वीडियो के साथ बने रहिए। और अंत में एक प्रश्न भी है, तो यूपीएससी के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है यूपीएससी के लिहाज से इस बार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कहते हैं तो लक्षद्वीप की चर्चा जो है सबसे पहले एक किताब में किया गया था। एक किताब में इसकी चर्चा हम देखते हैं, ऐतिहासिक अगर दृष्टिकोण से देखें तो माना जाता है, हालांकि ये अज्ञात स्रोत है उस लेखक का नाम, इस किताब का नाम पहले समझ लीजिए, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी। ये किताब का नाम है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी। इस किताब में लक्षद्वीप का उल्लेख होता है। अब इस किताब में वो लक्षद्वीप का उल्लेख जो है उसका वजह व्यापार होता है दरअसल, और लक्षद्वीप कहीं न कहीं उस व्यापार का एक रूट बन जाता है, एक मार्ग कहीं न कहीं बन जाता है। दरअसल इसके लेखक जो है, उस लेखक का नाम अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि यह लेखक जो है वह मिस्र में रहता था, और यह एक यूनानी नाविक था या फिर यूनानी व्यापारी हुआ करता था। अब देखिए, रोम से यहां पर व्यापार हो रहा है, रोमन साम्राज्य से यहां पर पूर्वी दुनिया में, पूर्वी दुनिया कहने का मतलब जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप की बात की जा रही है। तो यह रूट जो है, यहां से व्यापार यहां आता था,
और ये वाला रूट एक था, एक गुजरात और उधर महाराष्ट्र के तट पे चला जाता था और दूसरा जो है यहाँ केरल के तट पे आता था। तो वहां से लक्षद्वीप बीच का हिस्सा पड़ जाता था, रास्ते में पड़ता था, इसीलिए यहाँ पर लक्षद्वीप की चर्चा की गई है इस किताब में। तो एक चीज तो यहाँ से इसकी जानकारी हमें मिलती है। दूसरी बात जो है, 5वीं 6ठी शताब्दी में भी कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार प्रसार होने लग गया था, यानी कि बौद्ध धर्म यहाँ पर पहुंच गया था। और माना जाता है कि बौद्ध धर्म की जातक कथा के बारे में आपने पढ़ा होगा बचपन में काफी। तो जातक कथा में कहा गया है कि एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे संघमित्र करके, और उनके बारे में कहा गया कि वह जो है लक्षद्वीप में पहुंचते भी हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की वह कोशिश करते हैं। इसके बारे में भी जातक कथा में उल्लेख किया जाता है। उसके बाद एक और किंवदंती है, कहानी है, यह केरल राज्य से संबंधित है। अब यहां पर समझिए कि एक राजा हुआ करते थे जो कि हिंदू धर्म के राजा थे। राजा का नाम है चेरामन पेरुमल, ठीक है। अब इस राजा के बारे में कहा जाता है कि यह हिंदू राजा थे, लेकिन इसी हिंदू राजा के वजह से यहां पर इस्लाम का विकास होता है। केरल की बात कर रहा हूं, और फिर यह आगे चल के लक्षद्वीप में भी यह तब्दील होता है। इस राजा के विषय में कहा जाता है कि यह बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इनके साम्राज्य में अरब से व्यापार होता था। तो अरब में उस वक्त इस्लाम का प्रचार प्रसार हो रहा था, और उससे प्रभावित होकर के वह व्यापार के माध्यम से केरल आया करते थे वे लोग। और तो केरल के तटीय क्षेत्रों में देखा गया कि लोग इस्लाम में कन्वर्ट करने लगे, प्रभावित होने लगे इस्लाम से, ठीक है। इसी में देखा गया कि ये राजा जो है चेरामल पेरुमल, यह भी इस्लाम में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं। यह किंवदंती है, यानी कि फैक्ट है या नहीं है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है इतिहासकारों के पास। तो इनके बारे में कहा जाता है कि यह पूरी तरह से अपने आप को हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद, धर्म परिवर्तन करने के बाद, इस्लाम का जो पवित्र स्थल है मक्का मदीना, वहां की यात्रा पर ये जाते हैं। तो वहां की यात्रा पर जब ये रवाना होते हैं, अब देखिए यहां पर केरल यहां पर राज्य अगर आप देख पाएंगे, तो यहां से जब ये चलते हैं मक्का मदीना के लिए, तो इसी व्यापारिक रूट से चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर रूट पे चलते हुए ये बीच में जो जगह पड़ जाता है वो लक्षद्वीप पहुंचते हैं, और लक्षद्वीप जब ये पहुंचते हैं तो इनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो लोग भी वहां पर लक्षद्वीप में रुकते हैं, और कहा जाता है कि इसी से, इन्हीं के वजह से लक्षद्वीप में बस्ती बसना शुरू हुआ, लोग जाने शुरू हुए, बस्ती का विकास हो गया। और पहले क्या होता था ना कि समुद्री मार्ग से लोग जाते थे, तो लंबे समय तक यात्रा चलती थी, एक एक महीना तक यात्रा एक जगह से दूसरी जगह। अब बीच में कोई द्वीप पड़ गया तो लोग वहां रुक जाते थे, 1-2 महीने खाना पीना खाते थे, आराम करते थे, फिर आगे की यात्रा चलती थी। तो अब ये कहा गया है कि लक्षद्वीप में ये लोग रुके थे, वहां बस्ती बसना शुरू हो गया, यहां इसकी शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद ये जो मामला है आगे बढ़ता है और 7वीं शताब्दी तक पहुंच जाता है। 7वीं शताब्दी में सेंट उबैदुल्लाह के साथ ही इन द्वीपों पर इस्लाम का आगमन हो जाता है। माना जाता है कि उबैदुल्लाह जो है वही इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लक्षद्वीप आए थे, ठीक है। उसके बाद 11वीं शताब्दी की बात करें तो 11वीं शताब्दी के दौरान द्वीप समूह का अंतिम चोल राजाओं का अधिकार हो गया था। एक बात समझिए, लक्षद्वीप का इतिहास जो है ना वो बहुत ही दिलचस्प है। आप देख रहे होंगे जब मैं आपको बता रहा हूं तो हर कुछ दिन बाद, 1 शताब्दी बाद या कुछ वर्ष बाद अलग अलग लोग वहां पहुंच रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, बिटवीन द लाइन स्टडी करना पड़ेगा। इसकी वजह है कि लक्षद्वीप जो है वह समुद्री व्यापारिक मार्ग का एक हिस्सा बन जाता है। देखिए, जैसे ये व्यापारिक मार्ग है ना, तो ये बीच में यहां कहीं पड़ता है। इस वजह से केरल के तट तक वहां जाना है, मालाबार तट पे पहुंचते हैं लोग, व्यापारी लोग पहुंचते हैं केरल में, तो ये बीच में पड़ जाता है ये जगह। इसीलिए यह जो है एक तरह से कह सकते हैं एक स्टेशन बन जाता है, एक जंक्शन बन जाता है। जो भी व्यापारी वहां जाएगा वहां रुकेगा, वहां खाना पीना खाएगा, आराम करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो ये रूट जो है पड़ जाता है। इसीलिए यहां देखेंगे कि समय के साथ अलग अलग राजाओं का अधिकार होता गया, अलग अलग धर्म के लोग यहां पहुंचते गए, इसलिए यह इसका इतिहास जो है बेहद दिलचस्प हो जाता है। अब देखिए, उसी के क्रम में देखिए, पहले मैंने बताया कि आपको 5वीं शताब्दी की बात बताई, उसके बाद मैंने आपको किस तरह से बताया कि किस तरह से केरल के राजा वहां पहुंचे, उसके बाद 7वीं शताब्दी की बात कहा मैंने कि इस्लाम का कैसे प्रभाव वहां बढ़ा। फिर 11वीं शताब्दी में देखिए, 11वीं शताब्दी के दौरान जो है वहां पर चोल साम्राज्य होता है, तो अंतिम चोल राजाओं का अधिकार उसके बाद हो जाता है। उसके बाद कैनानौर के राज्य का यहां पर शासन होता है। फिर यह मामला 16वीं शताब्दी तक पहुंच जाता है, और 16वीं शताब्दी में आप जानते हैं कि पुर्तगाली जो है उनका यहां पर आगमन हो जाता है। पुर्तगाली लोग जो है उनके पास जहाज बहुत अच्छा हुआ करता था, अच्छे नाविक माने जाते थे वे लोग। तो यहां पर देखिए, पुर्तगाली जो है वह इसलिए यहां पर नहीं पहुंचते हैं कि उन्हें साम्राज्य स्थापित करना था, वह व्यापार के दृष्टिकोण से पहुंचते हैं। तो जब यहां पर पुर्तगाली लोगों का इस द्वीप पर आगमन हो जाता है
अब जब यहाँ पुर्तगाली पहुंचते हैं तो ध्यान रखना है, पुर्तगाली लोगों का विरोध किया जाता है। यहाँ पर जो स्थानीय निवासी होते हैं, अमीनी द्वीपवासी, इन पुर्तगालियों के घुसपैठ का विरोध करते हैं कि आप इस द्वीप के जो संसाधन हैं, खनिज पदार्थ हैं, उसका आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो पुर्तगालियों के आगमन से लक्षद्वीप का सामरिक महत्व पहली बार पता चलता है, क्योंकि यह उस लिहाज से वहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद यहां पर 16वीं शताब्दी के मध्य में अरक्कल के मुस्लिम घराने का नियंत्रण भी रहता है। यह मामला आगे बढ़ता है और द्वीपवासियों ने वर्ष 1783 ईस्वी में टीपू सुल्तान की सहायता की मांग करता है। अब देखिए मामला कैसे उलझता चला जा रहा है, कितना लंबा इसका दिलचस्प इतिहास है, कई शासक इससे जुड़े हैं। अब टीपू सुल्तान से मांग किया जाता है, इसके वजह से क्या होता है, यहां पर आधिपत्य का विभाजन हो जाता है, बढ़ जाता है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण इस मामले को हो जाती है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई जो है वर्ष 1799 ईस्वी में होता है, और इसमें क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने द्वीपों पर इसका नियंत्रण हो गया, यानी कि लक्षद्वीप पर अब फाइनली जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो जाता है। ध्यान रखना है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई 1799 ईस्वी, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। जितनी बातें अभी तक मैंने चर्चा किया है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, पुर्तगाली वाला भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां हो जाता है। वर्ष 1854 में शेष सभी द्वीपों पर प्रशासनिक नियंत्रण धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है। उसके बाद वर्ष 1912 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लक्षद्वीप विनियमन लागू किया गया, जो कि आर्थिक हित से जुड़ा हुआ था। यह पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, यह इस भी आप ध्यान रखिए। और लक्षद्वीप विनियमन लागू यहां पर होता है, जो कि आर्थिक महत्व को लिए हुए होता है। वर्ष 1947 तक लक्षद्वीप द्वीप समूह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लक्षद्वीप पर किसी का भी अधिकार नहीं था, यह तय नहीं था भारत जब आजाद हुआ था कि लक्षद्वीप पर किसका हिस्सा होगा, इसी वजह से जिन्ना की नजर वहां पड़ती है। लेकिन एक बात है कि मैंने कहा कि 550 देशी रियासत हुआ करता था, तो पहले तो बहुत जरूरी था कि देशी रियासत को भारतीय ध्वज के नीचे लाया जाए। इसलिए गृह मंत्री सरदार पटेल जो थे, उनका ध्यान पूरी तरह से देशी रियासत पर था और लक्षद्वीप कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। लेकिन एक वजह और भी है, और वह वजह है कि 1947 तक यह जो है मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। तो मान के चला जा रहा था कि मद्रास प्रेसिडेंसी यदि भारतीय ध्वज के नीचे आता है तो जाहिर सी बात है लक्षद्वीप भी आ जाएगा। लेकिन यह मामला इतना सरल नहीं था, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस पर पाकिस्तान की नजर रहती है और पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल रहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना का यह मानना होता है कि चूंकि लक्षद्वीप में आबादी के लिहाज से देखें तो मुस्लिम धर्म के आबादी अधिक है, इसीलिए यह जो है पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण का आधार क्या था, वह धर्म था, इस्लाम धर्म था। तो उन्होंने माना कि लक्षद्वीप में भी चूंकि इस्लाम के मानने वाले अधिक लोग हैं, इसलिए यह जगह भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। यही पूरी तरह से कोशिश किया गया था, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान ने इस पर दावा भी किया, और भारत तो जो है उस वक्त तक अपना दावा नहीं किया था, यह मान के वो चल रहा था भारत के द्वारा कि मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान की नजर थी कि भारत खुले तौर पर दावा नहीं किया है, तो क्यों ना हम यहां पर पहुंच जाए। और वह इसके व्यापारिक मार्ग के महत्व को भी जानते थे कि इससे कहीं ना कहीं आर्थिक महत्व जुड़ा हुआ है, भारत के करीब हम पहुंच जाएंगे। अगर वो लक्षद्वीप ले लेता पाकिस्तान तो वह भारत के बेहद करीब होता, समुद्री दुनिया के हिसाब से कहें, और वह मालदीव के भी करीब होता, वह श्रीलंका के भी करीब होता। और वहां से आज के समय में सोच लीजिए, फिर लक्षद्वीप के माध्यम से समुद्री मार्ग से भारत में घुसपैठ करना कितना आसान हो जाता, भारत कितना परेशान हो जाता। तो इस वजह से ये सब चीजें उस वक्त दिमाग में कहीं ना कहीं रहा होगा। तो लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति जो है वह पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सूट करता था, इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया, लक्षद्वीप के लिए अपना एक युद्धपोत जो है वह भेजा कि जाओ जल्दी से और लक्षद्वीप पर कब्जा कर लो, वहां पाकिस्तान का झंडा जो है वह लहरा के आओ। लेकिन मामला कुछ उल्टा पड़ गया, मामला उल्टा पड़ गया कि भारत जो है इस मामले में पाकिस्तान से यहां भी 2 कदम आगे निकला। और भारत के, जैसा मैंने कहा कि उस वक्त के हमारे तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका पूरा योगदान है। और उन्हीं की वजह से यदि आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है तो कहीं न कहीं सरदार पटेल के वजह से ही है। तो सरदार पटेल इस बात को समझते थे, बेहद कुशल कूटनीतिक राजनीतिक व्यक्ति थे, वह इस बात को जानते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को लेकर के क्या सोच रहे होंगे। तो उन्होंने पहले ही जो है ऑर्डर दे दिया आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को यह आदेश दिया कि आप जितनी जल्दी हो सके वहां पर लक्षद्वीप पर पहुंच जाइए और लक्षद्वीप पर पहुंच करके भारत का राष्ट्रध्वज फहरा दीजिए। और यही होता है। माना जाता है कि
आधे घंटे पाकिस्तान लेट हो गया। ये लोग पहले ही पहुंच जाते हैं लक्षद्वीप पर और भारत का झंडा फहरा देते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद वहां पर पाकिस्तान का युद्धपोत पहुंचता है और पाकिस्तान का युद्धपोत जब पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर पहले से भारतीय ध्वज लहरा रहा है। बेहद निराशा हाथ लगती है पाकिस्तानियों को और वो वहां से अपना युद्धपोत वापस लौटा करके चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये केवल आधे घंटे का समय था, 30 मिनट। अगर 30 मिनट पाकिस्तानी युद्धपोत लेट ना हुई होती तो आज वहां पर पाकिस्तान का अधिकार होता और भारत ने 30 मिनट पहले वहां पहुंच करके अपना अधिकार जमा लिया। तो यह मामला जो है किस तरह से लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बन जाता है, यहां से इसकी कवायद तेज हो जाती है। लेकिन देखिए, लक्षद्वीप का जो पुराना नाम है ना, वो लक्षद्वीप नहीं है। लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप, ये 3 द्वीप हैं वहां। दरअसल इसके नाम से यह जाना जाता था। आज जो लक्षद्वीप द्वीप समूह आप नाम जान रहे हैं, यह दरअसल लक्षद्वीप शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। लक्षद्वीप शब्द जो है संस्कृत और मलयालम दोनों ही भाषाओं में यह देखा गया है, इस शब्द को पाया गया है। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? लाख टापू, 1 लाख द्वीप कह सकते हैं। ठीक है, वहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। आज की बात करूं तो 36 द्वीप यहां पर द्वीप समूह बताया गया है। 36 में से एक डूब गया है, यानी कि 35 बच गया, डूब गया। देखिए, यह भी यहां पर पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा आ गया, यानी कि समुद्री जलस्तर जो है वह बढ़ रहा है। तो समुद्री जलस्तर जब बढ़ेगा तो द्वीप जो है वह धीरे धीरे पानी के अंदर समा जाता है, डूब गया। तो एक द्वीप वहां पर द्वीप समूह पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गया है। अब 35 द्वीप समूह बचा है लक्षद्वीप में। ठीक है, यह मामला समझ गए। तो यहां पर आप पर्यावरण से जोड़ करके भी इस चीज को देख सकते हैं। तो यूपीएससी हो सकता है कि इतना पॉलिटिकल चीजें ना पूछे, सामरिक राजनीतिक महत्व ना पूछ करके पर्यावरण वाले सेगमेंट में यहां से पूछ ले। ठीक है, अब मान लीजिए समुद्री जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए एक बड़ा वजह हो सकता है। तो तमाम मुद्दे पर्यावरण से फिर वहां पर जाकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है मामला आगे बढ़ता है। अब भारत के लिए लक्षद्वीप किस तरह से महत्वपूर्ण है, जरा इन चीजों को हम देख लेते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशन एक हुआ था। इस कन्वेंशन के अनुसार कुछ बातें की गई थी। क्या बातें की गई थी? किसी भी देश या उसके समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक का क्षेत्र उसी देश के अधिकार क्षेत्र में होता है। मान लीजिए किसी देश की, ऐसे भारत के ही प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति देखते हैं, उसकी सीमा है, तो यहां पर जो कहा गया है 22 किलोमीटर तक समुद्री तट से, तो ये समुद्री तट मान लीजिए केरल का मालाबार तट है। तो यहां से जो 22 किलोमीटर का जो सफर होगा, यानी कि डिस्टेंस होगा समुद्री तट से, वह क्या होगा? उसी देश का अधिकार होगा। किस देश का? भारत का है तो भारत का अधिकार होगा। चीन का अगर होगा तो चीन के आगे 22 किलोमीटर उसका अधिकार हो जाएगा। तो अधिकार होने का मतलब क्या हो गया कि उसका जो खनिज पदार्थ है उस सब पर उसका अधिकार हो गया। वहां पर वो मत्स्य पालन वगैरह कर सकता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से वो जगह तो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारत को समुद्र में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक अधिक एक्सेस इस वजह से मिल जाता है। क्योंकि मालाबार तट से यहां पर अगर आप लक्षद्वीप का डिस्टेंस देखेंगे ना, अगर मान लीजिए ये प्रायद्वीपीय भारत है और यहां पर मालाबार तट केरल का पड़ जाता है, तो यहां पर अगर कहीं लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप का डिस्टेंस जो यहां से अगर आप देखेंगे, सबसे पहले लोकेशन देखिए, दक्षिण पश्चिम हिस्सा हो गया। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण पश्चिम हिस्सा हो गया लक्षद्वीप, और इसकी डिस्टेंस जो वहां से दक्षिण पश्चिम पर जाता है समुद्री तट से, वह तकरीबन 200 से 240 किलोमीटर तक की दूरी। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे द्वीप समूह है, तो कुछ का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, कुछ का 250 किलोमीटर है। तो मोटा मोटी मान के चलिए 200 से 440 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका डिस्टेंस पड़ता है। तो अगर ये डिस्टेंस पर आप इसके इर्द गिर्द जो 20 किलोमीटर होगा या ये 20,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा, ये भारत को अधिक एक्सेस मिल गया। तो यहां पर जो संसाधन है उस पर भी भारत का अधिकार हो गया। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, एक और बात समझ लीजिए, आर्थिक दृष्टिकोण की बात तो हमने समझ लिया, लेकिन यहां पर जो ये एरिया पड़ता है वह हिंद महासागर का एरिया पड़ जाता है। ठीक है, यह हिंद इंडियन ओशियन देखेंगे। अब इंडियन ओशियन का व्यापारिक मार्ग यहां से चलता है, इस लिहाज से यहां पर लक्षद्वीप का काफी महत्व बढ़ जाता है। हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर जो है लक्षद्वीप हमारे लिए एक तरह से कह सकते हैं, लक्षद्वीप से हम नजर रख सकते हैं। चीन का यहां पर प्रभाव आप देख रहे हैं, चीन महासागर पर प्रभाव बढ़ाता नजर आता है। चीन चाहते रहता है कि भारत की वह घेराबंदी कर ले। ठीक है, मोतियों की माला उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर भारत को घेरना चाहता है, इसलिए बांग्लादेश में अपनी पहुंच बना रहा है, पाकिस्तान में उसकी पहुंच है, वह चाह रहा है कि मालदीप में अपना एक्सेस ले सकें, और श्रीलंका के हम्बनटोटा आप जानते ही 99 साल के लिए लीज पर ले लिया उसने।
में, फिर नेपाल में, फिर भूटान में, इस तरह से अपना आधिपत्य वो हर जगह बता रहा है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये भारत को चारों तरफ से घेरने की एक तरह से संकल्पना है। तो इस लिहाज से भी लक्षद्वीप हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये पूरे समुद्री रूट जो मालाबार तट का है केरल का, यहां से आकर के जुड़ेगा और लक्षद्वीप को हम व्यापारिक केंद्र बना देते हैं, हम पर्यटन का केंद्र बनाते हैं। तो औद्योगिक दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से यह जगह हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। यह जो पूरा रूट जाता है, आप जानते हैं सोमालिया के जो समुद्री डाकू होते हैं वह इस रूट पे लूटपाट करते हैं। इस वजह से यहां से नजर रखना हमारे लिए नौसेना के जो है उसके लिए आसान होगा। इस लिहाज से भी जो है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुरक्षा दृष्टिकोण से जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसकी राजधानी है कावरत्ती, उसमें भारतीय नौसेना का बेस है आईएनएस द्वीप रक्षक, यहां से हम इसकी निगरानी किया करते हैं। तो ये पूरा रूट आपको समझ में आ गया। भौगोलिक स्थिति आप लक्षद्वीप का पहले ही मैं बता चुका हूं, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब मामला आगे बढ़ाते हैं। लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ी सी बातें मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि यह देखिए केरल का तट है, यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा आ गया, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आप में देखें तो यहां पर दक्षिण और पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम का जो हिस्सा पड़ जाता है वह लक्षद्वीप का ये वाला पूरा हिस्सा पड़ता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि 36 द्वीप समूह है, जिसमें से एक डूब गया तो 35 द्वीप समूह बच गया। इसका डिस्टेंस मैंने किलोमीटर में आपको बता दिया कि 200 से 440 किलोमीटर के रेंज में पड़ेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि कई सारे द्वीप हैं, किसी का डिस्टेंस यहाँ देखिए कम है, किसी का डिस्टेंस बहुत ज्यादा वहां उस तट से हो जाएगा, समुद्री तट से। तो यह जो इसका है, और इसका व्यापारिक रूट मैंने बता दिया कि अरब सागर से यहां से अगर आता है तो इसी से क्रॉस करते हुए हम मलाबार तट पहुंचते हैं। तो इसका समुद्री लिहाज से सुरक्षा का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण तो है ही, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण यह हिस्सा पड़ जाता है। यहाँ पे यह मामला समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए 32 वर्ग किलोमीटर में ही केवल यह फैला हुआ है, जो कि अरब सागर में स्थित पड़ जाता है। दक्षिणी पश्चिमी तट की चर्चा कर दी। अब यहाँ पर लक्षद्वीप की अगर देखेंगे 93% आबादी जो है वह स्वदेशी है। कहने का तात्पर्य है कि बाहर से लोग यहाँ जाकर के नहीं बसे हैं। यहाँ के मूल निवासी जो हैं, जो कि आदिवासी हैं, एसटी कम्युनिटी में आ जाते हैं, तो वो ज्यादातर जो है मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं, जो कि सुन्नी संप्रदाय है, शफी पंथ इससे संबंधित है। यही जो एडवांटेज लेना चाहते थे मोहम्मद अली जिन्ना कि इस्लाम धर्म के ज्यादा लोग हैं तो क्यों ना यह पाकिस्तान का हिस्सा ही होना चाहिए। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि 10 साल के बाद हमारे देश में एक बार सेंसस हुआ करता है। 2011 के बाद 2021 में सेंसस होना था, लेकिन कोविड और कुछ अन्य तकनीकी वजहों से यह पूरा नहीं हो पाया है। गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने पार्लियामेंट में हाल ही में बयान दिया था कि 2024 का जैसे ही इलेक्शन हो जाता है, आम चुनाव, उसके बाद जो है अगला सेंसस कराया जाएगा, अगला जनगणना कराया जाएगा। तो फिलहाल जो हमारे पास डाटा है वो 2011 का है, इसलिए हम उसके आधार पर ही बात करेंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल आबादी जो है 64,473 है, और इसकी कुल जनसंख्या में अगर देखेंगे एसटी कम्युनिटी की, अनुसूचित जनजाति की, तो उनकी भागीदारी कितनी है? 94.5%। तो देखिए ये जो स्वदेशी आबादी है, हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर हम पर्यटन का विकास करते हैं, यहां पर उद्योग धंधे हम लगाते हैं, समुद्री मार्ग के रूप से यहां पर हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से नेवल बेस बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो इन सब चीजों पर एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इन पर कोई आंच ना आए, ये जो अनुसूचित जनजातियां हैं इनको लेकर के समस्याएं उत्पन्न ना हो जाए, यहाँ के जो स्वदेशी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके जनजीवन पर प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये लोग क्या बात करते हैं? जल, जंगल, जमीन, और अगर इससे कॉम्प्रोमाइज होता है फिर ये आंदोलन पे उतर जाएंगे। तो हमें वहां के समाज के साथ भी तालमेल बिठा करके चलना पड़ेगा। ठीक है। अब 1 नवंबर 1956, अब जैसा कि मैंने बताया था कि पहले 3 नाम के आधार पे हुआ करता था, बताया था ना, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप, ये 3 नाम से जाना जाता था। समय के साथ ये मामला आगे बढ़ता है। 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान इन द्वीपों को केरल के मालाबार जिले से अलग कर दिया गया। पहले ये केरल के मालाबार जिले का एक हिस्सा हुआ करता था, उससे अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो अभी भी जो लक्षद्वीप है वह यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र सरकार के प्रशासक वहां की पूरी स्थिति देखते हैं। कावारत्ती जो एक द्वीप है उसको इसकी राजधानी बनाई गई, और उसी जगह से पूरा प्रशासनिक कार्य जो है 3536 द्वीप का वह देखा जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप द्वीप समूह पहले इस रूप में नामांकन इसका किया गया था, बाद में 1 नवंबर 1973 को नाम बदलकर लक्षद्वीप द्वीप समूह रख दिया गया था। यहां पर एक एयरपोर्ट भी है, और यह है अगति द्वीप पर स्थित है। अगति हवाई अड्डा
यहाँ का एकमात्र जो है वह हवाई अड्डा हो जाता है, जो कि अभी आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कनेक्टिविटी के लेवल पर लेकर के, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि हम पर्यटन के लिहाज से अब लक्षद्वीप जाने वाले हैं। तो आप लक्षद्वीप जाएंगे, ये बात अच्छी है, लेकिन यह भी तो देखना पड़ेगा कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है कि नहीं। मालदीव से तुलना करना अच्छी बात है, लेकिन मालदीव में जो वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और लक्षद्वीप में नहीं हुआ है, तो दोनों की तुलना करना पड़ेगा, उतनी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और कनेक्टिविटी के लिए फिर ये एयरपोर्ट जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ होटल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। ओला, उबर, कैब सब जो है अभी फिलहाल लक्षद्वीप में अपनी सेवाएं नहीं दिया करता है, तो ये सब वहां शुरुआत करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इंटरनेट की हाई स्पीड बढ़े, ताकि वहां पर काम अच्छे से हो सके, लोगों की दिलचस्पी और उस जगह के लिए जाग सके। तो पूरी कहानी अब आप समझ गए कि लक्षद्वीप का महत्व क्या है भारत के नजरिए से, कैसे पाकिस्तान के चंगुल से हमने लक्षद्वीप को छीन लिया, और इसका पूरा क्रेडिट हमारे तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। एक प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न का जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग बेहतर जवाब दे रहे हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी आप बढ़िया जवाब देंगे, सही जवाब देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखना है स्टेटमेंट कौन सा सही है। सही है, 3 स्टेटमेंट दिया है। यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी कन्वेंशन कानून वर्ष 1982 में लाया गया, हमने इसकी चर्चा की है। लक्षद्वीप विनियमन 1912 के तहत ब्रिटिश ने अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित किए। कीवर्ड पे ध्यान से रखना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल आबादी 64,473 है। ये 3 स्टेटमेंट के आधार पर आपको तय करना है कि दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा सही है। जो भी सही हो जवाब, उसे लिख के आप कमेंट बॉक्स में अपना पक्ष जरूर रखिए। कोई तर्क यदि गलत है तो वह गलत क्यों है, यह भी आप हमें जरूर बताएं। आप लक्षद्वीप के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी प्लान बना रहे हैं कि लक्षद्वीप चलो एक बार घूम के आ जाए? इस विषय पर भी अपना विचार रखिए कि लक्षद्वीप यदि पाकिस्तान का हिस्सा हो गया होता तो फिर भारत के लिए क्या परेशानी हो जाती। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से, अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से लक्षद्वीप को भारत का हिस्सा बना दिया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर आपकी और हमारी मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।